स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपन। कुछ पास्ट केवीपीवाई के कंसेप्ट रिडॉक्स पढ़ लिया आपने? नहीं सर। अभी नहीं पढ़ा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अपन कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं जिससे समझ में जल्दी से आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का बैलेंसिंग करते हैं अपन, ठीक है। और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस में करा देता हूँ जो अभी केवीपीवाई में आए हुए हैं ना। अभी क्या चल रहा है आपके क्लास में? सर थर्मोडायनेमिक्स। ओके। इसमें कोफिशिएंट्स क्या क्या होंगे? इसमें आपको वैल्यू बतानी है, अभी 2014 का क्वेश्चन है कि व्हेन बैलेंस तो एम एन पी क्यू की वैल्यू क्या होगा? कुछ बेसिक क्वेश्चंस आते हैं इसमें। जैसे कि ये 2014 का क्वेश्चन है ओलंपियाड का, केवीपीवाई का, सॉरी। हाँ मोहम्मद, रेडॉक्स पढ़ लिया? करो उसको जल्दी से। इजीली हो जाएगा। टोटल इलेक्ट्रॉन लेने वाले जो हैं और जो इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं उनका इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है बस। और बैलेंसिंग भी जरा सा अपन जल्दी से देख लें तो एकदम से समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। हाँ ऋषि, कितना हुआ? एक मिनट सर। हम्म, मोहम्मद ट्राई करो जल्दी से।
क्रोमियम के एटम तो बैलेंस्ड हैं, दो क्रोमियम है दोनों तरफ, K2Cr2। सर बी होगा इसका? इसका आंसर बी है, बिल्कुल सही बोला। हाँ तो कैसे किया, जल्दी से भी कर सकते हैं, बताओ, थोड़ा सा स्पीड और इंक्रीज कर लो इसमें। सर मैंने नॉर्मल बैलेंसिंग से किया सर। पी को मैंने 3 कर दिया तो 6, फिर मेरा एम हो गया, और फिर उसकी वजह से सर नीचे 13 हुए थे तो एन मेरा 7 आ गया, तो सर बी हो हाँ गया। हाँ, देखो ऐसा है कि एक तो सबसे पहले तो मैंने नंबर ऑक्स, ऑफ SO4 इक्वेट कर दिए। अच्छा, ठीक है। हाँ, लेकिन इसको और भी जल्दी करने का तरीका मैं बता सकता हूँ कि K2Cr2 और 7 जो होता है कुछ हिस्सा इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है और जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है दोनों बराबर होंगे। ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट पता है ऋषिक और मोहम्मद? सर एक बार बता दो फिर से। हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर अपन जैसे यहाँ पे निकाल लेंगे कि क्रोमियम का क्या चार्ज आना चाहिए। तो पोटेशियम पे या तो तुम ऐसे कर दो कि न्यूट्रल कंपाउंड है, पोटेशियम पे तो खैर कोई एम्बिग्यूटी रहती नहीं है, +2 रहेगा, +1 कितनी बार, 2 बार, क्योंकि 2 पोटेशियम है K2। क्रोमियम का पता नहीं है ना, तो क्रोमियम का x मान लो, x × 2, 2 क्रोमियम है, और ऑक्सीजन पे -2 होता है, ऑक्साइड आयन अपन जानते हैं, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, तो 8 करने हैं अपन को, तो 2 एक्सेप्ट कर लेता है, तो -2 × 7 इक्वल टू टोटल चार्ज 0 हो गया है, टोटल चार्ज 0 है, समझ गए? तो यहाँ पर आया 2x + 2 -14 इक्वल टू 0। x कितना आया ये बताओ? x इक्वल टू आएगा कितना, +6। तो क्रोमियम का जो चार्ज मान सकते हैं अपन, ऑक्साइड आयन निकाल के +6 मान सकते हैं, तो 2 क्रोमियम +6 है, ऐसे सोचे हैं अपन, और फाइनल वो किस में चले गए, 2 क्रोमियम जो है किस में आ गए, यहाँ पे क्या चार्ज है, यहाँ तो खैर ये सिंपल आप ऐसे ही निकाल सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सल्फेट पे -2 होता है, तो क्रोमियम पे 2 क्रोमियम है, और क्रोमियम पे 3 होगा, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, तो यहाँ पे +3 है। समझ आया? या जो मैंने तरीका बताया कि सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स को जोड़ लो, कुछ का तो मालूम होता है, जैसे पोटेशियम का मालूम है अपन को, ऑक्सीजन का -2 होता है ना, सल्फेट पे, या आप ऐसे सोच लो, यहाँ पर सल्फेट पे -2 चार्ज होता है, तो 3 सल्फेट है तो -6 हो गया, और 2 क्रोमियम पे +6 होगा, तो 1 क्रोमियम पे +3 होगा, तो 2 क्रोमियम +3, ये समझ में आया कि नहीं आया मोहम्मद एंड ऋषिक? यस यस सर। है ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे इसने, ये बताओ, लिए कि दिए? सर दिए 3। हाँ, 3 एक्सेप्ट करे, यहाँ पे लिखेंगे अपन, ये +12 है ना, और ये +6, एक जने ने कितने, एक जने ने 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो +6 को कम कर देंगे, तो अपने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुए, टोटल जो अपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुए 6 इलेक्ट्रॉन्स। आप देख लो टोटल चार्ज बैलेंस करके देख लो, 12 हो गया, ये +12 और -6 +6 होगा, और यहाँ पे भी +6 आना चाहिए, ठीक है? अब ये तो हो रहा है रिड्यूस, और ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, जिसका चार्ज बढ़ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन खो रहा है, तो उसमें आयरन इलेक्ट्रॉन खो रहा है, आयरन यहाँ पे +2 है, या ये या तो पता हो, या निकाल लो, सल्फेट पे जैसे H2SO4 में 2 H+ होते हैं, सल्फेट पे -2 होता है, वैसे आयरन पे +2 और सल्फेट पे -2 है, तो आयरन का भी लिख लो आप यहाँ पर कि आयरन एटम जो था वो +2 था, और बाद में वो +3 हो गया,
अच्छा, इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, बाहर बाहर निकाल दिया, है ना। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बैलेंस करने पड़ेंगे आपको, जितने सर हमें किस किस एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर पता होने चाहिए? देखो मैं बता देता हूँ अभी जल्दी से, 2 मिनट में, है ना, बड़ा आसान है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। अच्छा, टोटल इलेक्ट्रॉन जो लिए और जो दिए वो तो बैलेंस होने चाहिए, इक्वेशन तभी बैलेंस होगी, वरना बैलेंस ही नहीं होगी। तो यहाँ पे इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो गए बैलेंस। समझ में आ गया ऋषिक, मोहम्मद? यस सर। और यहाँ पे अपन ने इसको Fe3+ जो है इसको ये 3Fe2, 6Fe3+ है ना, तो 3Fe2SO4 करके लिख दो। समझ आ गया? क्लियर? यस सर। तो P तो अपना 3 हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? M कितना हो गया? M हो गया 6। ये भी आ गया, एक बार में ही समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर दो बस। अब बाकी के सबसे, और इलेक्ट्रॉन का बैलेंसिंग आप जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज या जो रिड्यूस हो रहे हैं ना उनके बेसिस पे करना। जो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं हो रहे उनको मत लेना। सल्फेट तो सल्फेट है, चाहे H2SO4 में हो, चाहे इधर हो, चाहे इधर हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। चाहे K2SO4 में हो, वो रिडॉक्स में वो स्पेक्टेटर आए। समझ गए? ये अपन को ध्यान रखना है। तो बस अब बैलेंस सब कुछ ही हो गया यहाँ पर, और क्या बचा अपने पास? ये आ गया, और ये अपने से पूछा है N क्या होगा। N कहाँ पर है? H2SO4 सल्फेट पूरे गिन लो। ठीक है, तो वो इधर आ जाएगा। ठीक है, 6 तो इधर हो गया। इधर कितना है यहाँ पर? P का वैल्यू 3 है, तो 9 हो गए, तो 6 और 3 N=3 हो गया। तो बी ऑप्शन आ रहा है। समझ में आ गया सबके? क्लियर? अब ये जो इक्वेशन होती है बैलेंस इक्वेशन, इक्विवेलेंट का कंसेप्ट पढ़ा है मोल कंसेप्ट में अभी, या रिडॉक्स में पढ़ोगे? मोहम्मद और ऋषिक बताओ जल्दी से। सर कौन सा? इक्विवेलेंट, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पढ़ा है? सर शायद पढ़ा है, याद नहीं आ रहा सही से नाम से। ठीक है, कोई बात नहीं। तो जैसे अपन यहाँ पर अगर इसको बैलेंस कर लेते हैं, ऋषिक बताओ जरा, याद है उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वो उसमें मोल कंसेप्ट में बताया होगा। तो यहाँ पर अपन इस तरह से कर सकते हैं कि 6 है, यहाँ पे 3 है ना, यस सर। और ये है, और P का वैल्यू कितना आ रहा है अपना? 3। P का वैल्यू 3 आ रहा है, और H2SO4 का वैल्यू कितना आ रहा था अपने पास? और Q कितना आ रहा है? 7। यस सर, 7 आ रहा है। हाँ, H2SO4 अपने पास कितना आ रहा था? क्या वैल्यू था H2SO4 का? वेरिएबल क्या था? MN। N था। क्या था? 7। 7 सर, N था H2SO4। ठीक है, 7। हाँ, तो जैसे अगर ये कोई बैलेंस इक्वेशन देता है, ठीक है, तो ये बैलेंस इक्वेशन अपन को क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मोल को रिलेशनशिप बताती है कि 1 मोल इसका, 6 मोल इसके, 7 मोल इसके आपस में रिएक्ट हुए, और 1 मोल इसका बना है ना, 3 मोल इसके बने, 1 मोल इसका, 7 मोल इसके, ऐसे बताती है। तो मोल को निकालने के लिए, मोल का रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए, यू नीड टू बैलेंस द इक्वेशन। ठीक है, अब इसको अपन लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से भी रिलेट कर सकते हैं। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस आपको ये कहता है कि रिएक्शन में जो हिस्सा लेने वाले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं सबके इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे, है ना। इक्विवेलेंट क्या चीज होती है? इक्विवेलेंट वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेता है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सबके बराबर होंगे। अब उसके लिए ये है कि आपको बैलेंसिंग करने की जरूरत चाहे मतलब नहीं पड़ सकती है ना, नहीं पड़ेगी। तो
यहाँ पर इक्विवेलेंट से भी अपन बैलेंस कर सकते थे लॉ ऑफ इक्विवेलेंट्स लगाकर, लेकिन अगर इक्विवेलेंट में आप कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मोल से भी कर सकते हो। समझ आया कि नहीं आया? क्लियर? अब इक्विवेलेंट से कैसे हुआ है ये मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूं जो आया है इसमें, ठीक है, तो वो आप आसानी से समझ जाओगे। इसी में आया रेडॉक्स में नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज। यहाँ पे भी बैलेंस करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड। अगर आप मोल में वर्क कर रहे हैं तो मोल में कीजिए, टू ऑक्सीडाइज वन इक्विवेलेंट of Ki in the presence of sulfuric acid. ये KVPY का ही क्वेश्चन है। टू 2014 का क्वेश्चन है। अब इसमें ऑप्शन दे रखा है 5 2 1/2 1/5। क्या ऑप्शन होगा इसमें बताओ? या तो आप मोल में लिख के बैलेंस कर लो इसको कि कितने मोल KMnO4 के चाहिए एक इक्विवेलेंट Ki को ऑक्सीडाइज करने के लिए। तो या तो आप इलेक्ट्रॉन से बैलेंस कर लो, KMnO4 है और I माइनस है, ठीक है। K को तो छोड़ दो, K तो ऑक्सीडाइज होता नहीं है, पहले से ही K प्लस है, वो तो रिएक्शन के बाद भी वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो अपन इसको ऐसे कर सकते हैं, एसिडिक मीडियम में ये भी मालूम होना चाहिए कि Mn जो है Mn2+ बन जाता है और I माइनस बन जाता है I2, ठीक है। क्लियर? एसिडिक मीडियम में ऐसा होता है। तो इसने जो K+ को तो मैं हटा सकता हूँ, स्पेक्टेटर आयन कहलाते हैं ये, जो रिडॉक्स ना ऑक्सीडाइज हो रहे हैं ना रिडॉक्स हो रहे हैं, उनका ऑक्सीडेशन नंबर सेम रहता है मोहम्मद। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, यहाँ पे इसने लिए 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। MnO4 माइनस ने, KMnO4 ने 5 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, क्योंकि ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है Mn का, X+4 ऑक्सीजन पे -2 इज इक्वल टू -1, X इक्वल टू +7 है ये। +7 से एसिडिक मीडियम में Mn+2 हो जाता है, याद रखना आप लोग, ठीक है। तो एक मोल ने 5 मोल इलेक्ट्रॉन लिए, तो इक्विवेलेंट्स कितने हुए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू, जैसे मोल कैसे निकालते हैं अपन, मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं अपन, मास ऑफ KMnO4 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मास नॉर्मेलिटी में पढ़ा था ये शायद। किसमें पढ़ा था? हाँ, नॉर्मेलिटी में पढ़ा था। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। यस सर। है ना। तो ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। n फैक्टर क्या बोला है, n फैक्टर एक्चुअली जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक मोल ने लिए या दिए, वो n फैक्टर, या एसिड और बेस में एक मोल ने जितने H+ या OH- रिलीज किए, वो है उसका n फैक्टर कहलाता है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का n फैक्टर 2 है क्योंकि OH 2 थे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का n फैक्टर 3 है ना, क्योंकि उसमें 3 एसिड्स और बेसिस ये सॉल्ट्स के नहीं होते?
हाँ, सॉल्ट्स के अंदर जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट है तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हुआ वो उसका इन फैक्टर। या रेडॉक्स में किसी ने एक जने ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए या दिए वो उसका इन फैक्टर होता है। सर अगर जैसे Na2SO4 लें तो उसमें कैसे क्या होगा? Na2SO4 में 2 होगा इन फैक्टर, क्योंकि टोटल चार्ज ऑफ कैटायन ले लो या टोटल चार्ज ऑफ एनायन ले लो वो उसका इन फैक्टर हुआ सॉल्ट में। समझ में आया? तो सर जो ज्यादा चार्ज है वो जैसे Na2SO4 में 2 है, SO4 का Na का 1 है +1। नहीं, टोटल चार्ज लेना है कैटायन का। +1 तो है लेकिन 2 बार है ना। ठीक है सर, हाँ अच्छा हाँ ठीक है सर, 2 हाँ, Na। हाँ तो ये जैसे मोल्स ऑफ केम, इसको तो मैं मोल लिख रहा हूँ, मोल इनटू n फैक्टर हो गया, ऐसे हो गया। कुल मिला के बात इतनी सी है, देखो बड़ा सिंपल सा है। जैसे इसको बड़ा कंफ्यूजन रहता है सबको बच्चों को। जैसे एल्यूमिनियम का मोलर मास 27 है, 27, ठीक है। अब ये एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। तो 27 ग्राम 1 मोल जो है वो 3 एक्चुअली तो 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उसका जो इक्विवेलेंट मास हुआ 9 ग्राम हुआ। इक्विवेलेंट मास आपका वो वाला मास होगा जो 1 मोल इक्विवेलेंट देगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन देगा। समझ आया कि नहीं आया? जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि 27 ग्राम से ही तो 27 ग्राम तो 3 दे रहा है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन किससे मिलेंगे? 1 मोल इलेक्ट्रॉन आपके मिलेंगे किससे? 9 ग्राम से। समझ गए? क्लियर? 9 ग्राम से मिलेंगे तो 9 ग्राम हो गया। तो आपके अगर आपने मान लीजिए 54 ग्राम एल्यूमिनियम लेते हो तो कितने इक्विवेलेंट लिया आपने? 54 ग्राम एल्यूमिनियम कितने इक्विवेलेंट लिया? 80। 54 ग्राम एल्यूमिनियम मतलब कितने मोल इलेक्ट्रॉन देगा, कहने का ये मतलब वो इक्विवेलेंट का मतलब एक इक्विवेलेंट 1 मोल देता है, ऐसे सोच लो। तो number of equivalent in 54 gram of aluminium, it is equal to the mass of aluminium divided by the molar mass. molar mass कितना हुआ इसका? 9, या equivalent mass सॉरी, अगर equivalent निकालने मोल्स निकालने तो मास बाय मोलर मास करोगे, equivalent निकालने तो मास बाय equivalent मास करोगे, है ना। तो equivalent कितने हुए? 9 6 6। समझ आ गया? तो 6 equivalent हुए। क्लियर? या फिर आप मोल Yes, निकाल sir. लो 57 से, मोल को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, एन फैक्टर 3 होता है तो वो आपके इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने मोल निकाले, मोल को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, बात वही पड़ेगी। 54 ग्राम को 27 से डिवाइड करोगे तो मोल आ जाएंगे, मास पर मोलर मास, मोल आ गए, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपके इक्विवेलेंट है। एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पे मोल्स को इक्विवेलेंट आ जाते हैं। तो 3 9 27, 9 6 तो वही आ जाता है ना। तो इफेक्टिवली एक इक्विवेलेंट वो वाला अमाउंट है जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन देता है लेता है ना। तो इलेक्ट्रॉन तो बराबर होंगे तो इसलिए इक्विवेलेंट भी बराबर होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, जिसको अपन लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहते हैं। या जो 1 मोल H प्लस देता है या लेता है, एसिड और बेस में ऐसे करोगे आप, है ना। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 कितने हुए? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 हुए मोल इनटू एन फैक्टर। अब एन फैक्टर इसमें कितना है? 5 है, क्योंकि एसिडिक मीडियम में याद रखना KMnO4 जो होता है Mn+2 बन जाता है कलरलेस। स्कूल में टाइट्रेशन अगर आपने किया हो तो मालूम रहेगा आपको कि उसमें KMnO4 सर जो ऊपर कराया था स्कूल में। है ना, ऊपर से ड्रॉप सर गिरती है। से किया था NaOH। नहीं वो ये तो ये एसिड सर बेस्ड मेरे है। में भी वही हुआ था, NaOH वाला। नहीं वो तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है। KMnO4 भी वैसे फिनोक्सिलिन जैसा कलर रहता है। फिनोक्सिलिन KMnO4 ऊपर से गिरेगा पिंक कलर का होता है वैसा, और नीचे ड्रॉप गिरेगी ना तो वो रिड्यूस होके एसिडिक में गिरता है तो +2 हो जाता है ना। कलरलेस होता है ये, है ना। ओके सर। है ना। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन लेता है वो, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। अब ये तो एन फैक्टर इसका 5 हो गया, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू मोल ऑफ KMnO4 इनटू एन फैक्टर। समझ आया? यस सर। तो अब यहाँ सवाल ये दे रखा है, ये 2014 का ही क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूँ, तो कितने मोल KMnO4 चाहिए
एक इक्विवेलेंट KI को ऑक्सीडाइज करने के लिए। तो इधर तो मोल दे दिए, इधर आपने इक्विवेलेंट दे दिए, है ना। अब आप तो ऐसा करो कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा दो। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है, इक्विवेलेंट KMnO4 के, है ना, बराबर होंगे इक्विवेलेंट किसके, KI के रिएक्शन में, ठीक है। अब इसके इक्विवेलेंट तो 1 दे ही रखा है डायरेक्टली, लेकिन इसके इक्विवेलेंट नहीं दे रखे, इसके मोल पूछे हैं। तो मोल तो जैसे मान लो 4 मोल ले लिया आपने, है ना, मोल को n फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है वो एक्चुअली इक्विवेलेंट देगा आपको। यहाँ पे मोल ऑफ KMnO4, ठीक है, KMnO4 इंटू n फैक्टर। अब n फैक्टर कितना है, n फैक्टर जो इसने 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक मोल 5 इलेक्ट्रॉन दे रहा तो 5 टाइम्स हो गया। समझ आया। तो मोल्स ऑफ KMnO4 जो आंसर आएगा कितना आएगा यहाँ पे, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा ऋषिक मोहम्मद? तो सर 1/5 हो जाएगा। हाँ 1/5 हो जाएगा। तो मोल को मोल से इक्वेट करें, 1/5 ये आंसर आएगा। KI के तो इक्विवेलेंट दे रखे, लेकिन KMnO4 के आपको मोल पूछे हैं, तो मोल और इक्विवेलेंट बराबर मत करो एकदम, है ना। वो पहले इक्विवेलेंट बराबर करो। तो इक्विवेलेंट क्या होता है, मोल को n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे भी याद कर लो आप, है ना। क्योंकि जैसे मान लो मैं अगर एक मोल लेता हूँ, कितने इक्विवेलेंट लिए मैंने, 3 इक्विवेलेंट लिए। क्यों? क्योंकि एक मोल 3 मोल इलेक्ट्रॉन दे रहा है। समझ आया। तो मोल को n फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो इक्विवेलेंट बन जाएंगे आपके। ओके तो सर। यहाँ पे KMnO4, क्योंकि लेकिन ये तुम्हें याद होना चाहिए कि KMnO4 एसिडिक मीडियम में ऐसे रिड्यूस होता है, तभी कर पाओगे इसको। 5 इलेक्ट्रॉन लेता है वो, और कलरलेस में बदल जाता है, ये ध्यान रखना। बेसिक मीडियम में या तो मैं बता देता हूँ आपको, याद रखना, ये बार बार काम में आता रहेगा, है ना। और हो सकता है सवाल बड़ा आसान है तो इजीली कर लोगे। देखो, और कलर भी ध्यान रखना, 12th में भी काम में आएगा, 12th में डी ब्लॉक में काम में आएगा। ये तो पर्पल होता है, बहुत ही गहरा, है ना। तो एसिडिक मीडियम में तो Mn+2 में चला जाता है, ठीक है। ये 5 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसमें इसका n फैक्टर 5 हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, 5 इलेक्ट्रॉन लेके +2 हो गई, ठीक है। और ये कलरलेस होता है, ठीक है। बेसिक और एल्कलाइन मीडियम में, न्यूट्रल और एल्कलाइन मीडियम में MnO2 हो जाता है। सर KMnO4 होगा या सिर्फ MnO4 है ये? हाँ, वो K+ को तो लिखोगे नहीं, KMnO4 ही होता है एक्चुअली, अच्छा। MnO4- भी लिखते हैं अपन, ठीक है। यस। तो यहाँ पर ये न्यूट्रल और एल्कलाइन मीडियम में Mn+2, इसमें ऑक्सीजन पे तो -2 होता है, 2 ऑक्सीजन है तो -4 हुआ, तो ये +4 हो गया। समझ आया। प्लस तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, ठीक है। ये वाला बता दो, अल्कलाइन वाला। हाँ, एल्कलाइन मीडियम में जब KMnO4 लेते हो ना आप, या न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 से ऑक्सीडेशन करते हो, तो वो MnO2 बन जाता है। ओके सर। वो इलेक्ट्रॉन लेके, वो मीडियम पे डिपेंड करता है कि वो क्या बनेगा, है ना। एसिडिक मीडियम में तो कलरलेस हो जाता है, तो जैसे ही वो पर्पल, मतलब बहुत गहरा पर्पल कलर का होता है। टाइट्रेशन में आप जो टाइट्रेशन की बात कर रहे हो ना, वो आपने किया है रेडॉक्स टाइट्रेशन। इस कलर की ड्रॉप होती है KMnO4 की, है ना। तो ऊपर अपन ब्यूरेट में रखते हैं, नीचे कोई रिड्यूसिंग एजेंट रहता है टाइट्रेशन फ्लास्क में, है ना। वो जैसे ही गिरती है कलरलेस रहता है एसिडिक में। और ये न्यूट्रल और एल्कलाइन मीडियम, MnO2 बन जाता है। MnO2 Mn+2 तो कलरलेस होता है और सॉल्युबल होता है। MnO2 जो होता है डार्क ब्राउन होता है, ये इनसॉल्युबल होता है। डार्क ब्राउन पीपीटी होता है। तो इसका n फैक्टर क्या होगा न्यूट्रल और एल्कलाइन मीडियम में KMnO4 का?
हाँ मोहम्मद बताओ। सर 3 होगा। हाँ उसमें 3 होगा और एसिडिक मीडियम में 5 होगा। समझ में आ गया? तो उससे बैलेंस कर लो। मोल मोल आपने जैसे 1 मोल लिया, लेकिन मान लो 1 मोल 2 H प्लस दे रहा है, तो वो इक्विवेलेंट 2 होंगे उसके, और n फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मोल इनटू n फैक्टर विल गिव यू इक्विवेलेंट्स, और इक्विवेलेंट्स आप बैलेंस कर सकते हो आराम से। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा था, बस इतनी सी बात मालूम हो तो आराम से कर लोगे रेडॉक्स का सवाल। ठीक है, क्लियर? अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन भी यही है ऐसा ही, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है रेडॉक्स का ही। इसका कॉमन नेम क्या होता है? Na2S2O3.5H2। इसका कॉमन नेम क्या कहते हैं अपन? सोडा। वॉशिंग सोडा। सर वो तो SO4 होता है। नहीं सर ये हाँ ये कहलाता है हाइपो। ये एक्चुअली रिड्यूसिंग एजेंट होता है, थायोसल्फेट होता है। ये उसमें भी काम में आता था पहले, वो अपनी फोटोग्राफिक फिल्म होती थी ना, फिल्म वाले कैमरे आते थे। आजकल तो अपना कार्ड लगता है, मेमोरी कार्ड। फिल्म वाले कैमरे आते थे तो पीछे पहले फिल्म डालते थे खोल के, और फिर वो अपन जैसे क्लिक करते थे तो वो शटर ओपन होता था और वो इमेज छप जाती थी फिल्म के ऊपर। तो उस फिल्म को डेवलप करते थे, है ना, अपने फोटोज लेने आते थे वो, पहले की बात है ना। तो उसमें ये वो जो फिल्म होती थी उस पर AGVR लगा रहता था, और उसको इससे रिएक्ट करते थे हाइपो से। सोडियम थायोसल्फेट कहलाता है। ठीक है, अब ये थायोसल्फेट है। क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ थायोसल्फेट Na2S2O3.5 required to completely reduced amount of hypo, या इसने नाम वाम कुछ भी नहीं लिखा, बस फॉर्मूला लिखा है। required to completely reduce, reducing एजेंट है ये, reduce 100 ml of 0.25 normal iodine। समझ में आया? कितना आंसर आएगा? अब बस इसमें वैसे तो बड़ा सिंपल सा है ये। मोहम्मद कुछ पता लगा क्या करना है? ऋषिक बताओ। सोडियम आयोडाइड बनाना है। हाँ वो तो एक्चुअली ऐसा है, आयोडीन तो क्या है, इलेक्ट्रॉन लेकर, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये बन जाएगा, आयोडाइड बन जाएगा। हाँ सही बोला है। अब इसमें क्या है कि इसके तो, अच्छा नॉर्मेलिटी क्या होती है? नॉर्मेलिटी इक्विवेलेंट कितने 1 लीटर में, वो होती है नॉर्मेलिटी। मोलारिटी क्या होती है? मोल कितने 1 लीटर में, वो होती है। तो नॉर्मेलिटी दे रखी है यहाँ पे आयोडीन की, तो कितने इक्विवेलेंट है, तो इससे आप इक्विवेलेंट पर लीटर रहता है, और उसको अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्विवेलेंट आ जाएंगे, क्योंकि इक्विवेलेंट पर लीटर है, तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम वॉल्यूम कट जाएगा, इक्विवेलेंट मिल जाएंगे। तो ये हुआ 0.25, तो नॉर्मेलिटी है इनटू वॉल्यूम, लीटर में लेना है ना, क्योंकि 0.1 है ना, 100 ml है तो लीटर, और इसकी यूनिट होती है इक्विवेलेंट पर लीटर। तो लीटर से लीटर कैंसिल हो गया,
और ये आ गया 0.025 इक्विवेलेंट्स। आयोडीन के इतने इक्विवेलेंट है। अब आप क्या करो, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा दो। अब आयोडीन के जितने इक्विवेलेंट है उतने इक्विवेलेंट आपके हाइपो के होंगे। ठीक है, ये तो अपन अभी पढ़ ही रहते हैं, इसमें ऊपर भी लगाया अपन ने। तो हाइपो के इक्विवेलेंट ऑफ Na2S2O3.5H2O is equal to equivalent of I2। तो ये तो अपने पास आ ही गए क्योंकि नॉर्मेलिटी दे रखी थी आयोडीन की 0.025। अब यहाँ पे इसके इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, है ना। यहाँ इसका कोई कंसंट्रेशन और कुछ भी नहीं दे रखा। यहाँ पे इक्विवेलेंट निकालने के लिए वही फंडा अपनाओ आप, है ना। मास, अब इससे पूछा क्या है अपने को, मास पूछा है, अमाउंट पूछा है। ऑप्शंस इसमें दे रखे हैं, है ना। 6.2 ग्राम, 9.3 ग्राम, ऑप्शंस भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, 6.2, ऑप्शन बी है आपका 9.3 ग्राम, ऑप्शन सी जो है ये 3.1 ग्राम। ये भी अभी का 2013 का क्वेश्चन है, 3.1। मतलब एक जैसे क्वेश्चन ही आ रहे हैं इतने सालों में, ये ध्यान रखना है अपन को। और डी, तो इस प्रॉब्लम को मतलब समझ लोगे तो आपका प्रॉब्लम होना पक्का है इस तरह का जो रिडॉक्स का आएगा। ठीक है, और ऑप्शन डी है 7.75। ठीक है, इसमें भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए आपको हाइपो के बारे में, तब आप कर पाओगे। हाइपो क्या है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, पहली बात तो ये है, क्योंकि I2 या टूट गया, दोनों जने I- बन गए, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिए। और ये इलेक्ट्रॉन दिया आपको हाइपो ने, है ना। तो हाइपो में ये वाटर तो अभी हटा रहा हूँ, ये तो बस ऐसे क्रिस्टल Na भी हटा रहा हूँ मैं सिर्फ काम की चीज लिख रहा हूँ अपने जो इम्पोर्टेंट है। S2O3 2-, समझ आ रहा है, क्योंकि जो रिडॉक्स में हिस्सा ले रहा है। अब ये क्या करता है, ये जुड़ जाता है, दोनों जने दोनों पे 2-2 माइनस है ना। तो 2 मॉलिक्यूल लिए आपने और दोनों के दोनों तुम्हारे जुड़ गए। ठीक है, और ये आपका बन गया टेट्राथायोनेट, इस तरह से जुड़ जाता है ये OOS डबल बॉन्ड O। फिर पेरोक्साइड लिंकेज हो जाती है इनमें। पेरोक्साइड नहीं, मतलब पेरोक्साइड जैसी सल्फर वाली लिंकेज हो जाती है, ये इसको कहते हैं टेट्राथायोनेट। समझ आया। सर सोडियम पार्टिसिपेट नहीं करेगा इसमें रिडॉक्स में? नहीं, ये सोडियम पोटेशियम इनका तो हम एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल का हमेशा प्लस, एल्कली मेटल का +1 लेना, एल्कलाइन अर्थ मेटल का +2 लेना। दे आर रिस्पेक्टिव ट्रायंस ऑलवेज, दे विल नॉट पार्टिसिपेट। ओके समझ सर। गए। तो इसने क्या करा, अब ये देखो -2 -4 था तो -2 रह गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए। अब वो तो सोडियम लगा दो, वो तो ठीक है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो इसका कहने का ये मतलब है, इसका इसके 2 मोल से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, तो 1 मोल से 1 हुआ, तो इसका इन फैक्टर 1 है। समझ आया। यस सर। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कितने हुए, मोल इनटू एन फैक्टर। तो एन फैक्टर तो 1 है यहाँ पर, ये तो 1 कर दिया मैंने, है ना। तो मोल कितने हुए, मोल इक्वल टू के 0। इक्वल ही हो जाएगा हाँ सर, अगर n फैक्टर 1 है तो मोल के इक्वल ही हो जाएगा ना। हाँ, मोल बिल्कुल सही बोला, मोल इक्वल टू 0.025 हुआ है। तो मास कितना हुआ, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। और मोलर मास निकालने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी अपन को, बस 23 to 46 सर होता है। इसके अंदर जो .5H2O लिखा है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का क्या काम है, मतलब इसके अंदर कोई रोल ये है? तो रहता है आयनिक कंपाउंड में, जैसे कॉपर सल्फेट नहीं होता अपना ब्लू कलर का, यस सर। ठीक है, उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जाता है। ओके सर। तो वो वाटर अलग से नहीं दिखेगा, वो क्रिस्टल ही होंगे, आपको ब्लू कलर के दिखेंगे। मेरे पास पड़ा है, मैं दिखाता आपको, है ना। सर कॉपर वगैरह में भी होता है ना? को मेटल में नहीं होगा, कोवलेंट बॉन्ड में नहीं होता, ठीक है, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल में नहीं होता, आयनिक कंपाउंड में होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सर कॉपर में तो होता है शायद।
क्या? मतलब .5H2 पिछले तो साल। कॉपर सल्फेट में होता है। यस सर, कॉपर सल्फेट में। कॉपर शायद आयरन में भी होता है, आयरन सल्फेट या .7H2O। ग्रीन विट्रियोल कहते हैं उसको। ये देखो, ये रहा कॉपर सल्फेट, दिखा। ये ये सर दिख रहे हैं। ये बीच में जो पार्टिकल है ये तुम्हारा उसका है, डाइक्रोमेट का है। सर ये क्या है आपके टेस्ट ट्यूब में? कॉपर सल्फेट है, हाइड्रेटेड CuSO4.5H2 है। और ये जो ब्लू, ये ऑरेंज दाना दिख रहा है एक यस छोटा सर। सा, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है। एक्चुअली क्या हुआ कि ये टेस्ट ट्यूब सब अलग अलग थे, घर वालों ने सब तोड़ दी, सारी टेस्ट ट्यूब सबको मिला के एक साथ भर दिया, है ना। ये देखो, ये डाइक्रोमेट तो ये है, इतना सा है क्या। वैसे तो मेन तो ये है कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो ये वाटर अपन को अलग से तो ना दिख रहा है, दिख रहा है कि ये तो क्रिस्टल है। वो क्रिस्टल में कैटायन एनायन के बीच में ट्रैप हुआ है, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, लेकिन उधर सर लेना अगर हम पड़ता है। इसको हीट करेंगे तो इसमें से अलग हो जाएगा। हाँ, इसको हीट करोगे ना तो व्हाइट हो जाता है, ओके वो सर। एनहाइड्रस कहलाता है। यस। हाँ, लेकिन आयनिक कंपाउंड में ही होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये ध्यान रखना। न्यूट्रल कंपाउंड में नहीं होगा, कोवेलेंट कंपाउंड में नहीं होगा। आयनिक कंपाउंड होना चाहिए, केटायन और एनायन होने चाहिए, तभी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, समझ गए। तो यहाँ अपन इसके क्या करेंगे, मोल निकाल लेंगे, ठीक है। अपन यहाँ पर इसके इक्विवेलेंट तो वही एन फैक्टर तो 1 है, क्योंकि दो जनों ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो एक जना कितने, एक मोल कितने इलेक्ट्रॉन देता है, वो एन फैक्टर कहलाता है। तो मोल इतने ही आ गए, तो मोल बराबर मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास देखना पड़ेगा 46, तो ये है सोडियम का, और प्लस 32 2 बार 64 तुम्हारा इसका है सल्फर का, 64 प्लस 48, 16 इंटू 3 प्लस 18 फाइव 90, तो ये इसका मोलर मास। तो मोलर मास इसको ऐड करके निकाल लो और मोल आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा करीब, ये करीब आएगा 6.2 आ रहा है, देख लो चेक करके, समझ गए। यस सर। तो इस तरह से आई होप हो जाएंगे, मतलब लगातार हर साल इसी तरह के क्वेश्चन है रेडॉक्स के अंदर, मैं देख रहा हूँ जैसा कि मेरे को देखने को मिल रहा है। तो आई होप आप कर लोगे, बस थोड़ा सा समझ लेना, और ऐसे मतलब एकदम छोड़ के मत आना कि ये होगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हो जाएगा आराम से, ठीक है। जस्ट थोड़े से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे आपको, इजीली हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज जो आती है आपकी, ठीक है, दैट इज एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें पी ब्लॉक में बड़ा फेमस टॉपिक है आपका इसका, सिलिकेट्स का। सिलिकेट्स के बारे में कितना जानते हैं, कुछ पता हो आप? हम्म मोहम्मद, ऋषिक। सिलिकॉन बेस्ड होता है। हाँ, सिलिकेट आयन जो होता है इसको कहते हैं अपन सिलिकॉन पे 4 O माइनस होता है, टेट्रावैलेंट रहेगा ये, क्यों, कार्बन फैमिली का है तो टेट्रावैलेंट होता यस सर। है ना। अगर ये ऑक्सीजन किसी से जुड़ा हुआ है, 2 बॉन्ड बना रहा है, तब तो न्यूट्रल रहता है, समझ आया। और अगर किसी से जुड़ा नहीं है तो आयनिक फॉर्म में रहता है। जैसे वाटर में अगर ऑक्सीजन दोनों तरफ हाइड्रोजन से जुड़ा है तब तो 2 बॉन्ड बना रहा है, और एक तरफ ही जुड़ा है तो OH माइनस 1 माइनस रखोगे उसको, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि सिलिकेट है, लेकिन इसको लिखते ऐसे नहीं है अपन, ठीक है। इसको लिखते हैं अपन ऐसे, क्योंकि टेट्राहेड्रल होता है, सिलिकॉन ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसको लिखा कैसे जाता है, इसको लिखा इस तरह से जाता है, आप इस टेट्राहेड्रल को ऐसे पकड़ते हो ताकि इसका सिलिकॉन आपके सामने रहे और ऑक्सीजन पीछे चला जाए, तो 3 ऑक्सीजन आपको ऐसे दिखते हैं आपकी तरफ आते हुए,
एक ऑक्सीजन पीछे कर दिया मैंने, वो सिलिकॉन आगे रहता है, उसके पीछे ऑक्सीजन। टेट्राहेड्रल को इस तरह से होल्ड किया कि 3 बॉन्ड तो आपकी तरफ, 1 बॉन्ड मेरी तरफ, बीच में सिलिकॉन दिखेगा। तो वैसा अगर आप देखेंगे इसका व्यू तो ये ऐसा होगा। अच्छा, इसको क्या करते हैं, ये अपन वैसे व्यू क्या है कि ये कन्वीनियंट तो नहीं है, लेकिन अपन को देखे लिखने में सुविधा होती है बस। समझ आ रहा है? ये देखो, ये तो सिलिकॉन है और ये जो है ये ऑक्सीजन है। ये माइनस 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 माइनस, 4 माइनस है इसमें। ये वाला ये सेम है एक्चुअली। समझ में आ गया? ये जो बाहर जो है ये बॉन्ड नहीं है आपके, दीज आर नॉट द बॉन्ड्स, ये जस्ट बाउंड्रीज है, मैंने हाईलाइट करने के लिए ऐसे मार्क कर दिया। बॉन्ड्स आपके कौन से हैं? बॉन्ड्स तो ये बीच वाले हैं, एक बॉन्ड आपको दिख ही नहीं रहा, क्योंकि टेट्राहेड्रल जैसे अगर आप लेते हो बनाते हो इस तरह से, जैसे टेट्राहेड्रल बना रहे हो आप, है ना, समझ रहे हो? ऐसे अपन ने टेट्राहेड्रल बनाया, ठीक है, एक टेट्राहेड्रल अपन ने ऐसे बनाया, ये देखिए, दिख रहे हैं? तो आप ऐसा करोगे कि ऐसे पकड़ोगे, इससे एक ऑक्सीजन आपको दिख नहीं रहा, पीछे चला गया है ना, मेरे हाथ के पीछे चला गया ये वाला बॉन्ड, और बीच में आपको सिलिकॉन दिख रहा है, उसके पीछे ऑक्सीजन है। तो इस तरह से लिखा जाता है इसको। बॉन्ड आपको कौन से नजर आ रहे हैं? बॉन्ड कायदे से तो 3 बॉन्ड नजर आ रहे हैं, लेकिन अपन इसको हाईलाइट करके लिखते हैं। तो क्वेश्चन भी यही है, इसने बता भी रखा है, हालांकि ये बताना जरूरी नहीं है आपको, ये आपको याद रहना चाहिए, पी ब्लॉक में बहुत फेमस है ये, है ना, लेकिन सबसे आसान टॉपिक भी है ये, है ना, सब इसको छोड़ के आ जाते हैं। तो बड़ा ये सिलिकेट समझ में आ गया आपको, इस तरह से लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करने में आसानी रहती है, होता तो टेट्राहेड्रल है, या ऐसे लिखो, रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। अब सवाल में बड़ा सिंपल सी बात पूछी है इसने, एक सिलिकेट, अच्छा ये अकेला भी हो सकता है सिलिकेट आपका, और ग्रुप में भी हो सकता है। तो ग्रुप में है तो आपके इनके फॉर्मूले बताने हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे इसने एक सिलिकेट दे रखा है, जो कि अकेला सिलिकेट नहीं है, ये एक्चुअली सिलिकेट बहुत सारी ऐसी यूनिट से मिलके बना हुआ है, जो यूनिट मैंने आपको दिखाई है इधर राइट हैंड साइड पे। क्वेश्चन भी यही है, ये इसका केवीपीवाई का ही क्वेश्चन है। सर सिलिकॉन कैटेनेशन शो करता है ज्यादा, मतलब? हाँ, सिलिकॉन करता है, लेकिन इतना नहीं करता जितना कार्बन करता है। सर कार्बन का साइज छोटा ज्यादा होता है ना, इसलिए वो ज्यादा बॉन्ड हाँ, बेटर ओवरलैपिंग करता है। सिलिकेट्स तो वो होते हैं जिसमें सिलिकॉन ऑक्सीजन, चारों वैलेंसी ऑक्सीजन से सेटिस्फाई होती है। सर तो मैक्सिमम कहाँ तक बनाता है लिंक सिलिकॉन? सिलिकॉन ऐसी चेन्स तो बहुत सारी रह सकती है, लेकिन ये सिलिकॉन नहीं है एक्चुअली, ये सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड है, ठीक है। यस सर। अब इसमें जो दो कुछ ऑक्सीजन कॉमन है, देखो वहां पे मैंने माइनस नहीं लगाया, जैसे कि ये, है ना, और कुछ ऑक्सीजन अनशेयर्ड है, उस पर मैंने माइनस लगाया, जैसे कि इन पे ये अनशेयर्ड है, दिख रहा है। ये जो ट्राइंगल की बाउंड्रीज हैं बाहर, वो बॉन्ड नहीं है, सिर्फ हाईलाइट करने का तरीका है, कि यूनिट को हाईलाइट कर दिया मैंने ऐसे दिखाने के लिए कि देखो ये एक यूनिट है ना। बॉन्ड तो ये जो बीच में से जो 3 लाइनें निकल रही है, ये बॉन्ड है हर यूनिट से। अब यहाँ एक यूनिट तो नहीं है, जाहिर सी बात है। अब इसने क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा पूछा है केवीपीवाई में, Si4O25, इसका फॉर्मूला क्या है? आइडेंटिफाई द साइक्लिक सिलिकेट आयन गिवन इन द फिगर। बस इतना सा पूछा है। 24 माइनस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, Si6O18, Si6O18 18 माइनस। अब एक तो इसको, एक तरीका तो ऐसे आपको लगेगा कि अरे तो गिन लो बैठ के, ठीक है गिन लो, बहुत बढ़िया, वो तो तरीका है ही, एवरग्रीन तरीका है।
है ना। लेकिन थोड़ा स्मार्ट वे में भी अपन कर सकते हैं, और स्मार्ट वे में अपन जब जो तरीका देखेंगे 2 मिनट का है, बस बड़ा सिंपल सा है, उससे आपके बाकी के सारे सवाल हो जाएंगे सिलिकेट्स के। समझ आया? तो इसने बस इतना सा क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल सा है कि देखो ये एक इसने डायग्राम में ये भी दे रखा है कि एक सिलिकेट की यूनिट है, ये सिलिकॉन है, ये ऑक्सीजन है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा ये आप बताएं। बस बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सर इसका आंसर सी है क्या? Si4O12 नहीं, सी नहीं है। एक बार सिलिकेट डी। सर, बेसिक सिलिकेट आयन कौन सा होता है सबसे? ये बेसिक वही होता है जिसमें O- होता है, ये है। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला होगा इसका? ये KVPY का ही क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द सिलिकेट आयन गिवन इन द फिगर बिलो, वेयर उसने ये समझा रखा है, ये तो पहले समझाया कि ये क्या होता है, फिर इसके बाद डी नहीं होगा मोहम्मद। या तो एक एक करके गिनो इसको। पहली बात तो सिलिकॉन 6 है, ये तो समझ में आ गया आपने, क्योंकि ये हर यूनिट के बीच में एक सिलिकॉन होता है, देखो ये ऐसा, समझ रहे हो? यस सर। ये हर यूनिट में एक सिलिकॉन होता है। ठीक है, तो ये तो 6 सिलिकॉन है, तो अब इसमें से कौन सा फॉर्मूला है, बी या डी? है ना, बी या डी? अब या तो सर ऑक्सीजन मैंने डी पहले ट्राई कर लिया तो बी हो गया। हाँ, डी पहले ही ट्राई कर लिया तो बी हो गया, हाँ ये भी सर करेक्ट मैंने है। ऐसे सर इसमें मैंने ऐसे किया था कि 6 सिलिकॉन के SiO4 है, हम्म O4 माइनस, तो सर 6 4 हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, कुछ ऐसे ही करेंगे, लेकिन इसमें छोटा सा इम्प्रूवमेंट करना चाहूंगा, और ये आ गया तो आप सारे सवाल कर लो, है ना। ठीक है, अप्रोच यही लगानी है, लेकिन एक छोटा सा करेक्शन करना है अपन को। देखो ये एक कितनी यूनिट्स हैं इसमें, देयर आर 6 यूनिट्स, ये तो आप पहचान ही गए हैं, है ना। इसको बैरल कहते हैं, है ना, बैरल नाम है इसका, इस वाली यूनिट का, सेमी प्रेशर स्टोन में काम में आता है। ठीक है, सर किस में काम आता है? सेमी प्रेशर स्टोन होते हैं बैरल। कैटायन ये वाले होते हैं Be3Al2, ये नाम होता है इसका। ठीक है, तो इसमें एक बड़ा सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ, आप कोई भी सवाल कर दोगे, और बहुत आसान है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं बोल रहा मैं। सर बैरल ये कलरलेस होता है? बैरल, सर कलर क्या होता है इसका? ये तो मल्टीपल कलर होते हैं इसमें, जो दूसरे आयंस की इम्प्योरिटी जो ट्रैप हो जाती है उस हिसाब से कलर आते ओके सर। है ना। जो भी अगर क्रोमियम है तो अलग कलर आएगा, है ना, दूसरे कलर बीच बीच में इम्प्योरिटी जो ट्रैप हो जाता है उसके कारण। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि ये 6 यूनिट्स हैं ऐसी जो मैंने बॉक्स में हाईलाइट कर दी। अब इसमें एक तो सिलिकॉन है ही जो बीच में दिख रहा है, ये डॉट। अब 2 ऑक्सीजन जो है ना, ये वाले और ये वाले अनशेयर्ड है, क्योंकि वो तो पीछे है और ये ऊपर है। शेयर्ड और अनशेयर्ड ऑक्सीजन जो होते हैं ना, आपको पता लग जाएंगे, जो 2 शेयर्ड ऑक्सीजन वो हैं जो 2 ट्राइंगल को आपस में जोड़े हुए, है ना। तो ये बीच वाला शेयर्ड है और ये भी शेयर्ड है। ऑक्सीजन 1 + 1 + आधा प्लस आधा, है ना। और जो शेयर्ड है उस पे तो माइनस चार्ज है नहीं, जो अनशेयर्ड है, 2 अनशेयर्ड है 2 शेयर्ड है। तो SiO2 माइनस कितना होगा, 1 + 1 3, ये यूनिट हो गई इसकी। समझ आया मोहम्मद? सर ये फिर से समझा दो, समझ नहीं आया। देखो ये ऑक्सीजन तो मैं 1 लूंगा, है ना, कौन सी जो अनशेयर्ड है। ठीक है, ये वाली मैं 1 लेता हूँ, देखो ये 1, क्योंकि किसी से शेयर्ड नहीं है, ये 1, ये भी किसी से शेयर्ड नहीं है, ये हाफ, ये हाफ,
दो ट्राइंगल के बीच के कॉमन ऑक्सीजन को मैं हाफ लूंगा। समझ में आया? यस यस सर। है ना? अब ये 1 यूनिट का फॉर्मूला निकाल लेता हूँ मैं ऐसे। तो 1 यूनिट का फॉर्मूला ये है। अब कितनी भी यूनिट हो, अब इसमें बहुत सारे डिजाइन आते हैं, है ना? बस वो 1 यूनिट का फॉर्मूला देखना कि वो जो शेयर्ड ऑक्सीजन है उसको आधा गिनना, और जो अनशेयर्ड है ना, ये अनशेयर्ड है, जैसे ये अनशेयर्ड है, ये भी अनशेयर्ड है, वो पीछे ये शेयर्ड है, ये शेयर्ड है, तो हाफ प्लस हाफ लो इसका, है ना? इसका 1+1, तो इतना हो गया। अब कितनी यूनिट है? 6 यूनिट है, तो Si6O18, है ना? 12 माइनस। समझ आया? क्लियर? सर, तो इनमें से कोई भी सही नहीं होगा? नहीं, चार्ज शायद इसने गलती लिखा हुआ है, एक मिनट चेक करने दो मेरे को। क्वेश्चन में इसने Si6O18, हाँ ये इसने मिसप्रिंट है मेरे पास, एक्चुअली 12 माइनस हो गई, ये आंसर। समझ गए? वो चार्ज का मिसप्रिंट है, मेरे पास चार्ज का मिसप्रिंट है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। तो इस तरह से कर लोगे आप। अब इसमें अलग अलग सिलिकेट आते हैं, चेन सिलिकेट होते हैं, चेन सिलिकेट इस तरह से होते हैं। उसमें ऐसे ही ऐसे ट्राइंगल जो है ऐसे चेन बनती आती है, बस ऐसे। ये जो आपको सिलिकेट का एग्जांपल दिया ना मैंने, ये इसमें जो आया था आपके साइक्लोसिलिकेट है, ठीक है? अगर अगर अच्छा मेरे को एक बात बता दो बस, अगर तुम्हारे सारे ऑक्सीजन शेयर्ड है तो सिलिकेट का फॉर्मूला क्या होगा? सर क्या? एक ऐसा सिलिकेट है जिसको मैं 3D सिलिकेट कहता हूँ, जिसमें चारों ऑक्सीजन शेयर्ड है with other unit. What is the formula of that silicate? सर SiO2। हाँ ऐसा है, इसको अपन सिलिका कहते हैं। सैंड, सैंड जो होती है ना अपनी, प्योर सैंड जो होती है, क्वार्ट्स जो होता है, वो SiO2 होता है, उसमें 3D सिलिका होता है, उसमें सारे तरफ ऑक्सीजन शेयर है SiO2। 4 ऑक्सीजन होते हैं, चारों शेयर्ड है, तो आधी 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 4 बार ले लो तो ऐसा है। सर 2- हमेशा ही रहेगा? नहीं, वो माइनस आएगा ही नहीं ना उसपे, तो सब शेयर्ड है SiO2 आएगा सर बस। तो 2- साइन हम कैसे डिसाइड करते हैं, मतलब कितना चार्ज होगा नेगेटिव? जैसे यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ये शेयर्ड नहीं है ना किसी से। तो सर जो शेड नहीं होते उन पे होता है? हाँ, क्योंकि जैसे मान लो OH है, जैसे ये 2 बॉन्ड बना रहा है वाटर, तब तो चार्ज का है, एक तरफ से शेयर नहीं हुआ तो माइनस आ गया, तो अनशेयर्ड वाले पे वो माइनस होता है। समझ गए? तो 3D सिलिकेट कहलाता है ये। अब केमिकल बॉन्डिंग में एक सवाल भी पड़ा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिका। सिलिका में कार्बन डाइऑक्साइड तो छोटा सा मॉलिक्यूल होता है, SiO2 तो क्रॉस लिंक 3D नेटवर्क होता है, 3D सिलिकेट है ये एक्चुअली। समझ गए? क्लियर? और शीट सिलिकेट ऐसा होता है कि पूरे ट्रायंगल के 3 ऑक्सीजन शेयर करते हो सब तरफ। वो ऊपर वाला पीछे वाला ऑक्सीजन रहने दो, बाकी सारे शेयर कर दो। अब बाकी सारे शेयर कर दोगे तो शीट के फॉर्म में बन जाएंगे सब सारे। तो शीट सिलिकेट का फॉर्मूला क्या होगा? ऐसा है, ऑक्सीजन सर 1 इसमें प्लस, नेगेटिव चार्ज आता है? हाँ जो अनशेयर्ड है उसमें नेगेटिव आएगा। और शीट में शीट कैसे बनेगी? 3 3 शेयर करते जाओ तीन तरफ, ऐसे ऐसे सर ऐसे। Si2O7-। हाँ ये हुआ 3 बार और -1 एक बार, ये तो 1 यूनिट का फॉर्मूला हुआ। तो SiO कितना हुआ? 3/2 5/2 हुआ। हाँ सर, तो इसको सर × 2 नहीं कर देंगे? और इंटू 2 करो तो Si2O5 2 माइनस n। समझ गए मोहम्मद? समझ में आया कि नहीं आया? तो वो शीट सिलिकेट यस ऐसा सर। होगा, ऐसे करते ही जाओ बस।
इधर इधर इधर, तो वो एक एक बीच का ऑक्सीजन ही वो अनशेयर्ड रहा है। वो तुम्हारे सारे सवाल हो जाएंगे इसके।